कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। इसका एक पार्ट हमने बना रखी है, वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर देख लीजिए। और हम लोग पढ़ रहे हैं 12th बायोलॉजी चैप्टर 10, है ना। तो इसके पीछे मैंने जो वीडियो बना रखी है उसमें देखें आप लोग कि सूक्ष्म जीवों का औद्योगिक उत्पाद में भूमिका, है ना, और घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, है ना। वो दो टॉपिक था वहाँ का, है ना। और ये तीसरा नंबर का टॉपिक में हम लोग चलते हैं वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। आपका क्वेश्चन बनेगा कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझाइए, या बोला जाएगा कि सीवेज क्या है, अर्थात वाहित मल को ही सीवेज बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो सीवेज क्या है, इनके उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझाइए। तो सीवेज का पहले परिभाषा देना, वाहित मल का परिभाषा पहले देना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सिंपल चलते हैं हम लोग टॉपिक में कि सीवेज क्या है। मानव समुदाय द्वारा उपयोग किया गया, मानव समुदाय द्वारा उपयोग किया गया, उपयोग कर चुका है ना, ठीक है। तो मानव समुदाय द्वारा उपयोग किया गया वह पानी, है ना, वह जल जिसमें मलमूत्र, रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थ और अन्य और पदार्थ, ठीक है, आदि हो, है ना, या वे जल जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिले होते हैं, सीवेज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सीवेज कहलाते हैं, अर्थात वाहित मल कहलाते हैं, ठीक है। पहले बात तो ये थी कि आपको क्लियर करना पड़ेगा कि सीवेज क्या है। तो सीवेज की परिभाषा मैंने दे रखी है कि मानव समुदाय द्वारा उपयोग में किया गया वहाँ जल जिसमें मलमूत्र, रसोई घर के अपशिष्ट आदि हो, या वे जल जिसमें औद्योगिक अपशिष्ट आदि मिले होते हैं, सीवेज कहलाते हैं, ठीक है। अब सीवेज मतलब सीधी बात यह है कि वाहित मल को बोलेंगे हम लोग, ठीक है। अब सीवेज के घटक, कि उस सीवेज में क्या क्या घटक पाए जाते हैं, है ना। ओके, पहला पॉइंट आता है अजैविक घटक। कौन सा पॉइंट आता है? अजैविक घटक, है ना। तो सिंपल से देखिए कि सीवेज में सर्वाधिक मात्रा में जल होती है। पहले बात तो ये कि अजैविक और जैविक का मतलब क्या होता है। जैविक मतलब जो जीवित है ना। अजैविक मतलब जो नॉर्मल निर्जीव घटक है ना। तो सीवेज में सर्वाधिक मात्रा में जल होती है ना। यह लगभग 98 से 99% भाग जल का ही है। इसका यहाँ पर इसका लिख देना, इसका लगभग 98 से 99% भाग जल का ही होता है। किसका? सीवेज को, है ना। घुलित अवस्था में प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, वसा, साबुन, यूरिया आदि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, ठीक है। कि घुलित अवस्था में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, साबुन, यूरिया आदि कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ भी होते हैं। किसमें? सीवेज में, अजैविक घटक के रूप में। तो सीवेज क्या है, उसके अजैविक घटक क्लियर हो गया। दूसरा हम चलते हैं जैविक घटक में। सीवेज अर्थात वाहित मल में पोलियो वायरस, ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस, एडिनो वायरस आदि अनेक वायरस होते हैं। एडिनो वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो वायरस आदि अनेक वायरस होते हैं। ये सब कौन से घटक हैं? जैविक घटक है, ठीक है। जैविक घटक में एक पहला नंबर का, ठीक है। दूसरा नंबर का देखें तो जीवाणुओं में, जैविक घटक में क्या होता है? जीवाणुओं में, ठीक है। जीवाणुओं में कौन कौन होता है? इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोक्काई, क्लास्ट्रीडियम आदि होते हैं जीवाणुओं के अंतर्गत। यहाँ पर लिख देना शुरू में कि जैविक घटक में, यहाँ पर जैविक घटक नहीं लिख पाया हूँ मैं। जैविक घटक में जीवाणुओं के रूप में इकोलाई, इसको इकोलाई बोलते हैं। इकोलाई मतलब इस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है। इकोलाई, स्ट्रेप्टोकोकस कोक्काई बोलते हैं, क्लास्ट्रीडियम आदि होते हैं। ये 2 पॉइंट में लिख देना जैविक घटक। और तीसरा में और भी लिख सकते हैं कि अनेक प्रकार के क्या होते हैं यहाँ पर, कवक में ईस्ट तथा अन्य मॉडल्स आदि पाए जाते हैं, मॉड्यूल्स, ठीक है। कवक में ईस्ट भी पाया जाता है वाहित मल में, ठीक है। ये सब जैविक घटक है, ठीक है। अब ये हो गया सीवेज क्या है। अब सीवेज का क्या करना है? उपचार। तो वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यही आपका मेन टॉपिक है। सीवेज क्या है ये तो क्लियर हो गया, है ना। अब वाहित मल उपचार में, अर्थात सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, यहाँ से आपका शुरू होता है मेन टॉपिक, सीवेज उपचार की विधियाँ या सीवेज उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, ठीक है। तो सीवेज उपचार कैसे होता है, कितने प्रकार के होते हैं, देखिए। तो यहाँ पर सीवेज उपचार की विधियाँ लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पर नॉर्मल कर देंगे कि सीवेज उपचार की विधियाँ हैं 2 शीर्षकों के अंतर्गत वर्णित की जा सकती हैं। सीवेज उपचार की विधियों को यहाँ पर लिखना कि सीवेज उपचार की विधियों को 2 शीर्षक के आधार पर वर्णित किया जा सकता है, के आधार पर वर्णित किया जा सकता है ना। तो पहला देखिए, पहला है नॉर्मल उपचार, भौतिक उपचार, है ना। नॉर्मल पहले एकदम ज़्यादा
प्रदूषण हो जाती है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके भौतिक उपचार के माध्यम से पहले थोड़ा सरल करते हैं, उसके बाद हम लोग द्वितीयक उपचार करेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट आता है आपका प्राथमिक उपचार, या तो बोलते हैं उसको प्राथमिक उपचार, या तो हम लोग उसको बोलेंगे, रुकिए, यहाँ आएगा आपका प्राथमिक उपचार। चलिए, तो सीवेज के उपचार की विधि दो शीर्षकों के आधार पर वर्णित किया जा सकता है। ओके, तो पहला आता है आपका प्राथमिक उपचार, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक उपचार, है ना, फिजिकल ट्रीटमेंट। तो अब इस सीवेज मतलब वाहित मल, ठीक है, तो इसमें सीवेज के अघुणनशील तत्व, इसमें सीवेज के अघुणनशील तत्व, कूड़ा करकट आदि को यांत्रिक विधि से छानकर, नॉर्मल भौतिक विधि मतलब नॉर्मल यंत्र का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सीवेज के जो अघुणनशील तत्व है, कूड़ा है, करकट है आदि को यांत्रिक विधि से छानकर अलग किया जाता है ना। सीवेज को फिर ग्रिड कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ये ग्रिड कक्ष क्या है, मतलब क्या होता है कि इसके लिए जो सीवेज है उस सीवेज को ना थोड़ा सा शुद्ध करने के लिए, शुद्ध कह सकते हैं, मतलब उसका उपचार कह सकते हैं उसको, ठीक है। उपचार करने के लिए कक्ष होता है, ग्रिड कक्ष, जैसे कि ये हो गया, यहाँ से हम लोग नॉर्मल कोई सीवेज डालते हैं तो ग्रिड कक्ष में जब पहुँचती है तो यहाँ पर बहुत सारी क्रिया होती है, और ग्रिड कक्ष से जब वो सीवेज बाहर आती है ना, ठीक है, तो वहाँ उस ग्रिड कक्ष में बहुत सारे जो अपशिष्ट पदार्थ है वो सब क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, उसको बोलते हैं ग्रिड कक्ष, ठीक है। तो इसमें सीवेज के अघुणनशील तत्व, कूड़ा करकट आदि को यांत्रिक विधि से छान कर अलग किया जाता है। पहले नॉर्मल कूड़ा करकट को अलग किया जाता है, ठीक है। सीवेज को फिर ग्रिड कक्ष में प्रवाहित करते हैं। ग्रिड कक्ष में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, जहाँ सेटलिंग के फलस्वरूप, सेटलिंग मतलब सेट करते हैं उसको, और पूरा उसमें क्या होता है, उसमें पूर्णतः उसको क्या कहता है कि चाहे वो वीडोलक के रूप में कहा, वीडोलक मतलब ऐसे हिलाना इसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल, है ना, या वीडोलक के रूप में कह सकते हैं, या तो उसको जब उसको शांत अवस्था में रख दी जाती है ना, ठीक है, किसी भी वाहित मल को, तो क्या होता है कि सेटलिंग के फलस्वरूप मिट्टी वाले तल में बढ़ जाते हैं। सेटलिंग मतलब क्या हो रहा है कि इस सीवेज को हम लोग ग्रिड कक्ष में पहुँचाते हैं। अब ये ग्रिड कक्ष बना देता हूँ थोड़ा सा, है ना। अभी ग्रिड कक्ष में पहुंच गया, कौन पहुंच गया, वाहित मल, है ना। अब यहाँ पर वो क्या होता है कि धीरे धीरे सेटलिंग का मतलब ये होता है कि ये जो छोटे छोटे जो कण होते हैं, है ना, ठीक है, या छोटे छोटे जो पदार्थ होते हैं वो ऊपर के ऊपर ना ये तैरने लगते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे की ओर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब सेटलिंग की क्रिया होती है, सेट करना जी, ठीक है। तो सीवेज को फिर ग्रिड कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जहाँ सेटलिंग के फलस्वरूप मिट्टी बालू तल में बैठ जाते हैं। जो मिट्टी होता है वो बालू होता है वो किस में बैठ जाते हैं, तल में बैठ जाते हैं। उसके बाद सीवेज को क्लोरीनीकृत कर जलाशय में छोड़ दिया जाता है। मतलब इसको, इसके होने के बाद क्लोरीनीकृत किया जाता है, मतलब क्लोरीन की मात्रा, आप लोग जानते हो जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग जो क्लोरीनीकृत है, क्लोरीन वगैरह के यूज़ करते हैं ना, ठीक है। तो उस यहाँ पर क्या होता है कि सीवेज को फिर ग्रिड कक्ष में प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित कर देते हैं, जहाँ सेटलिंग के फलस्वरूप मिट्टी बालू तल में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और उसके बाद जो सीवेज बचा हुआ है, जो बचा हुआ क्या है, सीवेज, उसको क्लोरीनीकृत करके जलाशय में क्या कर देता है, छोड़ देता है। ये नॉर्मल प्राथमिक उपचार है, ठीक है। द्वितीयक उपचार में बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाता है वो जो सीवेज है वो, है ना। क्लियर हो गया है प्राथमिक उपचार। चलिए, तो हम लोग आगे चलते हैं द्वितीयक उपचार में। आगे आता है द्वितीयक उपचार, है ना। तो इसको हम लोग द्वितीयक उपचार कहते हैं, या तो बोलते हैं हम लोग जैविक उपचार भी कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप पॉइंट डालेंगे दूसरा नंबर का, पहला नंबर तो मैंने क्लियर कर रखी है, भौतिक उपचार अर्थात प्राथमिक उपचार, और द्वितीयक उपचार यहाँ पर पॉइंट डालिएगा आप जैविक उपचार, ठीक है। जैविक उपचार या द्वितीयक उपचार दोनों से भी कोई डाल सकते हैं ना। चलिए, तो जैविक उपचार में क्या होता है, सूक्ष्म जीवों का यूज़ किया जाता है ना। तो कैसा होता है देखिए, कि सीवेज की सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपचारित करना। अब इस किसका यूज़ करेंगे, सूक्ष्म जीव का, अर्थात यही हमारा मेन पॉइंट है कि वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को समझाइए, है ना। कि जो द्वितीयक उपचार बता रहा हूँ वही है आपका वाहित मल में सूक्ष्म जीवों की, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का मेन पॉइंट, ठीक है। तो सीवेज की सूक्ष्म जीवों की सहायता से उपचारित करना जैविक उपचार कहलाता है। यह अनेक विधियों द्वारा संपन्न होती है, या निम्नलिखित विधियों द्वारा क्या होती है, संपन्न होती है, जिसमें कि मल कुंड, सेलपुल, सेप्टिक टैंक, इमहॉट टैंक तथा म्यूनिसिपल सीवेज प्लांट। इसमें से मैं केवल दो ही को बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो जैविक उपचार में हम लोग देखते हैं सबसे पहले मलकुंड, मलकुंड, है ना। तो ये वाला जो चित्र दिख रहा है आपको, मलकुंड तथा उसकी क्रियाविधि, ये है आपका मेन पॉइंट, है ना। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि मलकुंड, यह प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में प्रयुक्त होती है। कुछ शहरी घरों में भी यहाँ प्राणी प्रयोग में की जाती है ना। तो इसको लिखना नहीं है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है अपने को, है ना। सीधा शुरू करते हैं यहाँ से कि
कि पहला नंबर का मलकुंड कंक्रीट एवं सीमेंट की बनी हुई बेलनाकार एवं वलय रूपी संरचना है। ये देखिए कौन से कार दिखाई दे रहा है आपको, बेलनाकार। कौन से कार दिखाई दे रहा है आपको, बेलनाकार। ठीक है, तो मलकुंड कंक्रीट एवं सीमेंट की बनी हुई बेलनाकार एवं वलय रूपी संरचना है। इसके वलयों में गोल आकार के अनेक छिद्र बने होते हैं। गोल आकार के क्या होते हैं, अनेक क्या बने होते हैं, यहाँ पर दिख रहा है सब, गोल प्रकार के अनेक क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। ठीक है, दूसरा, मलकुंड को इनलेट पाइप की सहायता से जोड़ा जाता है। मलकुंड को किसके माध्यम से, इनलेट पाइप। देखिए यहाँ पर ऊपर में जो दिया गया है इनलेट पाइप, ये देखिए यहाँ पर इसका भाग होते हैं इनलेट पाइप, है ना। तो मलकुंड को इनलेट पाइप के माध्यम से, इनलेट पाइप की सहायता से जोड़ा जाता है, जिसकी सहायता से घरों का सीवेज मलकुंड में जमा होता है। मतलब घर का जो सीवेज यहाँ से आता है और मलकुंड में क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट चलते हैं। तीसरा पॉइंट कि वाहित मल सेसपुल या मलकुंड सेसपुल वही है ना, वाहित मल मलकुंड के छिद्रों से होता हुआ रेत एवं मिट्टी में चला जाता है ना, तथा भारनिक कार्बनिक पदार्थ मलकुंड के तली में बैठ जाते हैं। ठीक है, मतलब वाहित सेज है, उस छेद के छिद्रों से होता हुआ जो रेत है, छोटी छोटी मिट्टी के कण हैं, है ना, ये क्या होता है, चला जाता है उस छिद्र से होकर, है ना। और जो भारी कार्बनिक पदार्थ है वो मलकुंड के तली में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, तथा बाद में ठोस स्लज का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो मलकुंड है, इसके जो छिद्र होते हैं, उस छिद्र से छोटे छोटे रेत के कण हैं, मिट्टी के कण हैं, वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो भारी कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, उसी के तल में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, अब वाहित मल ठीक है, सॉरी मलकुंड सेसपुल लिखा है, मतलब मलकुल, है ना। मलकुंड के अंदर उपस्थित अनाक्सी जीवाणु स्लज के कार्बनिक, ये स्लज क्या है, मतलब जो रेत है और मिट्टी है ये सब बाहर निकल गया। ठीक है, तो क्या बचा, कार्बनिक पदार्थ बचा मलकुंड में, बचा ना, वही क्या कहलाता है, स्लज कहलाता है। क्या कहलाता है, स्लज, है ना। अब क्या बोला जा रहा है कि सेसपुल, अर्थात सेसपुल मतलब मलकुंड, है ना, मलकुंड के अंदर उपस्थित जो अनाक्सी जीवाणु हैं, ठीक है, अनाक्सी जीवाणु हैं, वहाँ स्लज के कार्बनिक पदार्थों को क्या करते हैं, विघटन कर देते हैं। यहाँ कार्बनिक पदार्थ स्लज के रूप में बना था ना, ठीक है, तो उस स्लज के कार्बनिक पदार्थों को क्या कर देता है, विघटन कर देता है ना, अनाक्सी जीवाणु, तथा विघटित पदार्थ भूमि के अंदर पहुंच जाते हैं। जो विघटन हो रही है वो कहाँ जा जाता है, भूमि के अंदर पहुंच जाता है। एक क्रिया भी जारी साथ साथ है ना, संरचना के साथ साथ। अब लगातार प्रयोग के बाद कई वर्षों पश्चात जब मलकुंड भर जाता है तब स्लज को पंप की सहायता से हटाया जाता है। अब जो नीचे जो स्लज बनता है, जो धरती में चला गया है, ठीक है, भूमि के अंदर चला गया है ना, उसको पंप की सहायता में क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, एवं शेष पुल की ऊपरी दीवारों पर छिद्र को साफ करके पुनः प्रयोग में लाया जाता है। मतलब फिर से अब पूरा पूरा भर के स्लज है तो उसको फिर एक साथ क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, फिर मतलब उसमें क्या होता है कि जो कार्बनिक पदार्थ है वही कार्बनिक पदार्थ ही बाहर आ जाते हैं, नीचे कर रहता है जी, और जो ऊपर से निकल जाते हैं वो रेत और मिट्टी वाला रहता है। मतलब इस प्रकार से वो शुद्ध हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार से नॉर्मल शुद्ध, है ना। तो शेष पिल को प्रयोग करने से पहले उसमें बैसिलस सबटाइलिस तथा उसी प्रकार के अन्य जीवाणु या मृतजीवी को स्पोर्ट्स में संरोपित कर देते हैं। मतलब जब ये जो कार्बनिक पदार्थ है वो विघटित होकर भूमि के अंदर पहुंच जाती है ना। ठीक है, क्यों पहुंचता है, क्योंकि यहाँ पर जो बैसिलस सबटाइलिस वगैरह बहुत सारे जीवाणु होते हैं ना, ठीक है, ये क्या कर देते हैं, उसको विघटित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट मलकुंड, है ना। इसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा वाहित मल का क्या किया गया है, उपचार किया गया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है आपका सेप्टिक टैंक। ये सेप्टिक टैंक वो वाला सेप्टिक टैंक नहीं ना, ये नॉर्मल सेप्टिक टैंक है। ठीक है, सेप्टिक मतलब कहा जाए एक सेफ्टी बोलते हैं ना उसको, वो वाला सेफ्टी वाला है। ठीक है, तो यह टैंक भी कंक्रीट एवं सीमेंट का बना होता है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है, इसको एक बड़ा रूप यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो यह टैंक भी कंक्रीट एवं सीमेंट का बना होता है, परंतु बॉक्सनुमा होता है। ये देखिए बॉक्सनुमा होता है ना। इसके द्वारा निस्तारण की प्रणाली घरों में अपनाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। घर से इसमें प्रवाहित होने वाले सीवेज का ठोस कार्बनिक पदार्थ टैंक के तल में इकट्ठा होता जाता है। यहाँ से जब सीवेज निकलती है तो यहाँ पर पहुँचता है, तो जो यहाँ से इनलेट पाइप के माध्यम से, ठीक है, जब पहुँचती है तब क्या होता है कि जो ठोस कार्बनिक पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है, ठोस कार्बनिक पदार्थ है, वहाँ टैंक के तल में क्या हो जाता है, ये जो दिख रहा है यहाँ पास टैंक के जो तल है उसमें क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जबकि जल टैंक से आगे आउटलेट पाइप द्वारा वितरण बक्से में चला जाता है।
ठीक है। आउटलेट पाइप मतलब कहाँ है, यहाँ पर है आउटलेट पाइप, ठीक है। आउटलेट पाइप द्वारा कहीं दूसरी जगह चला जाता है, ऐसे मतलब सीधी सी बात है कि जो जो मेन कार्बनिक पदार्थ है वो तल में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो अन्य पदार्थ है वो जल टैंक से आउटलेट पाइप द्वारा वितरण बक्से में चला जाता है। यही बोलो, वितरण मतलब जहाँ पर हमको छोड़ना है उसको, सीवेज को, है ना। देखिए तीसरा पॉइंट देखते हैं कि इस प्रणाली में अधिकतर कार्बनिक पदार्थ जल विच्छेदन तथा सूक्ष्म जैविक किण्वन द्वारा सरल पदार्थों और गैसों में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रणाली में अधिकतर जो कार्बनिक पदार्थ यहाँ पर है ना, ठीक है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ यहाँ छोड़ दिए गए थे, बाकी के पदार्थ आउटलैंड पाइप के द्वारा बाहर निकल गए थे, ठीक है। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा सीवेज कौन है, यही जो कार्बनिक पदार्थ वही सीवेज है ना, वाहित मल वही है, ठीक है। तो इस प्रणाली में अधिकतर कार्बनिक पदार्थ जल विच्छेदन तथा सूक्ष्म जैविक किण्वन द्वारा सरल पदार्थों और गैसों में क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। शेष बचे कार्बनिक पदार्थ स्लज के रूप में तली में जमा हो जाते हैं और बचा हुआ है, पहले तो ये स्लज के रूप में ही था, उसको विभिन्न प्रकार सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन कराया गया, तब भी से कुछ और स्लेज बच जाते हैं, ठीक है। तो तली में बचते हैं, वर्षों पश्चात जब टैंक भर जाता है तो उसे स्लेज को बाहर निकालकर खाली कर देते हैं, इसका पुनः उपयोग करते हैं। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीवों को यूज़ किसके लिए कर रहे हैं हम लोग, बार बार वाहित मल के उपचार के लिए किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से वो क्लियर हो गया है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, है ना। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका, है ना। चलिए, तो ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका देखते हैं। तो कैसे होते, देखिए नॉर्मल, है ना। घरेलू औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों से, है ना, जो घरेलू औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्ट, घरेलू कह सकते हैं या औद्योगिक कह सकते हैं या कृषि कह सकते हैं ना, तो घरेलू औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों से अनाक्षी सूक्ष्म जीवों के द्वारा, है ना, संपादित अनाक्षी किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप संपादित अनाक्षी किण्वन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होते हैं, उसको बोलते हैं अनाक्षी, ठीक है। तो घरेलू औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों से अनाक्षी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपादित अनाक्षी किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न गैस, मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के मिश्रण को जैव गैस कहते हैं। तो पॉइंट आपका क्या है, जैव गैस क्या है। तो घरेलू औद्योगिक तथा कृषि अपशिष्टों से अनाक्षी सूक्ष्म जीवों द्वारा संपादित अनाक्षी किण्वन की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न जो गैस है, मीथेन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, के मिश्रण को, इन सब के मिश्रण को जैव गैस कहते हैं। यहाँ गैस परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है। उसमें हम लोग पढ़ते हैं बायोगैस, ठीक है, बायोगैस की संरचना और उसकी क्रियाविधि और उसके उपयोग। तो ये आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, चौथा या पांचवा शायद। तो इसमें आपको पूछा गया है बायोगैस का चित्र बनाएं और उसमें मेथनोजिन की उपयोगिता। तो मेथनोजिन की उपयोगिता मैं आगे बता रहा हूँ, पहले बायोगैस का चित्र क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो चलते हैं हम लोग बायोगैस की संरचना एवं उसके घटक में, है ना। तो यहाँ पर असाइनमेंट के क्वेश्चन है ना। सो उसमें केवल चित्र बस बोला गया है, लेकिन कुछ ऐसे बोले गए हैं जिसमें जो मेथनोजिनास है ना, मेथनोजिनिक जीवाणु है, उसका वर्णन भी करना है। तो ये आपको यही पास मिलेगा। देखिए, तो सबसे पहले बायोगैस के हम लोग संरचना में चलते हैं, है ना। तो पहला पॉइंट तो ये आता है कि न्यू प्लेंट न्यू क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बायोगैस का आप चित्र भी क्लियर कर लीजिए, है ना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है न्यू, है ना। न्यू किसको बोलते हैं, ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। ये हम लोग पढ़ते जाएंगे आगे, है ना। चलिए, तो प्लैंथ क्या है, न्यू क्या है। यह सीमेंट व कंक्रीट की बनी तथा जल रोधक होता है, ठीक है। यह सीमेंट व कंक्रीट की बनी तथा जल रोधक होता है, न्यू, ठीक है। न्यू के बारे में क्लियर हो गई बात मेरी। ये वाला जो भाग है वो कहलाता है आपका न्यू प्लेंथ, है ना। ये वाला जो भाग है वो, ओके। चलिए, दूसरा में चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है, ये अभी संरचना बता रहा हूँ ना, साथ साथ क्रिया लास्ट में बताएंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि डाइजेस्टर,
यह कुएं के समान गोल व्यास वाली संरचना होती है। इसकी दीवार पर विपरीत स्थिति अर्थात आमने सामने दो छेद होते हैं। अब यहाँ तक समझिए कि यह कुएं के समान, यह किसके समान, तो देखिए ये वाला जो पूरा का पूरा भाग है यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऐसा है ना, तो इसको बोलते हैं डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टर, है ना। तो इसका वर्णन ये है कि यह कुएं के समान गोल व्यास वाली, कुएं के समान क्या है? गोल व्यास वाली संरचना होती है। इसकी दीवार पर, इसकी जो दीवार होती है उस दीवार पर विपरीत स्थिति, विपरीत स्थिति मतलब एक इस तरफ तो एक इस तरफ, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक छेद यहाँ से है, एक छेद यहाँ से है, ठीक है। तो इसकी दीवार पर विपरीत स्थिति अर्थात आमने सामने दो छेद होते हैं, ठीक है ना। इन्हें इनलेट तथा आउटलेट कहते हैं, ठीक है। इनलेट पाइप, इसको बोलते हैं आउटलेट पाइप, ठीक है। इनलेट पाइप और क्या बोलते हैं? आउटलेट पाइप करते हैं। बस इसको समझना है ध्यान से ना। मैं डाइजेस्टर पढ़ा रहा था आपको कि डाइजेस्टर यह कुएं के समान गोल व्यास वाली संरचना होती है, अभी मैंने दिखाया है ना। इसकी दीवार पर विपरीत स्थिति अर्थात आमने सामने दो छेद होते हैं जिसे इनलेट तथा आउटलेट कहते हैं। इसमें अपशिष्ट पदार्थों का किण्वन होता है, मतलब जो गोबर गैस है उसमें जो गोबर डाला जाता है ना, तो उसी जगह पर ही जो डाइजेस्टर है ना, वहीं पर ही क्या होता है? उसका किण्वन होता है। जो गोबर है या तो कोई भी अपशिष्ट पदार्थ है उसका किण्वन वहीं पास होता है डाइजेस्टर में, ठीक है। डाइजेस्टर क्या है? क्लियर हो गया। आगे आता है डोम। यह डाइजेस्टर के ऊपर रखे जाने वाली ढक्कन नुमा संरचना होती है। किसके ऊपर? डाइजेस्टर के ऊपर, है ना। थोड़ा दिखा देते हैं उसको, पॉइंट को, है ना। ये देखिए ये वाला जो भाग है ना, उसको, उसके बारे में वर्णन की जा रही है, ठीक है। कि डोम, यह डाइजेस्टर के ऊपर रखी जाने वाली ढक्कन नुमा रचना होती है। यह भी सीमेंट एवं कंक्रीट, सीमेंट एवं क्या है? कंक्रीट आदि की बनी होती है। सीमेंट एवं कंक्रीट आदि की बनी होती है ना। यह भी सीमेंट एवं कंक्रीट आदि की सहायता से बनाया जाता है या बनी होती है। इसी में गैस एकत्र होती है ना। गैस उत्पादन 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिक से अधिक होता है, ठीक है। मतलब यही वो जगह है जहाँ पर क्या उत्पन्न होती है? गैस उत्पन्न होती है, डोम। तो डोम वाला भाग एक बार और देख लेते हैं। ये वाला जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला भाग है डोम। कौन सा भाग? ये डोम, है ना, ठीक है। यही पर यहाँ से जो गैस बनता है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर गोबर डाला जाता है, ठीक। यहाँ से इनपुट होता है ऐसे, उसके बाद यहाँ पर होता है किण्वन, होता है किण्वन। उसके बाद यहाँ से कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचे हुए यहाँ बढ़ जाते हैं, ठीक। और जो गैस बनता है, जो गैस बनता है वो कहाँ जाता है? ये ऊपर की ओर जाता है ऐसे, ठीक है। तो ये इस संरचना क्लियर हो गई आपको। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यू को, दूसरा डाइजेस्टर को, तीसरा हम लोग डोम को भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इनटेल, इनलेट जी, क्या नाम इसका है? इनलेट। अब इनलेट कौन सा वाला भाग है आपको पहले दिखा देता हूँ कि इनलेट कौन सा वाला भाग है। उसके आधार पर ही हम लोग, ये देखिए ये जो पाइप लगा हुआ है इनलेट पाइप है, ठीक है। इनलेट, इसी को हम लोग इनलेट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यह कंक्रीट की बनी संरचना होती है, कंक्रीट की बनी संरचना है, सीधी बात है ना। इस, अब कंक्रीट क्या बोलते हैं उसको मत पूछना, है ना। इसकी ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है ना। निचला भाग सकरा मतलब छोटा, जैसे ऊपर भाग है चौड़ा, ऐसे रहेगा। ये पाइप है ना, इसका निचला भाग क्या हो जाएगा? सकरा रहेगा, और ऊपर भाग क्या रहेगा? ऊपर का भाग क्या रहेगा? चौड़ा रहेगा। तो यह कंक्रीट की बनी संरचना होती है, यह कंक्रीट की बनी संरचना होती है। इसका ऊपरी भाग चौड़ा तथा निचला भाग सकरा होता है। इससे गोबर सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थ एवं जल को 1:1 के अनुपात में डाइजेस्टर में पहुंचाया जाता है। मतलब इस, यहाँ पर ऐसे जो पाइप होता है उसी में क्या डालते हैं? गोबर को डालते हैं या अपशिष्ट पदार्थ को डालते हैं, और उस पाइप के माध्यम से वो अपशिष्ट पदार्थ कहाँ पर पहुँचता है? डाइजेस्टर में पहुँचता है। कहाँ पर पहुँचता है? डाइजेस्टर में। डाइजेस्टर मैंने आगे पीछे में बताया रखा है ना। डाइजेस्टर में पहुँचता है। मिश्रण का pH 7 से 8 रखा जाता है, pH मान है वो 7 से 8 रखा जाता है, ठीक है। आगे आता है आउटलेट। आउटलेट के बारे में बात करते हैं। देखिए अभी हम लोग पढ़े इनलेट, ये है, और ये है आपका आउटलेट, ठीक है। तो आउटलेट के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि इससे स्लरी अर्थात कीचड़ को बाहर निकाला जाता है। मतलब जैसे कि कुछ ऐसे कीचड़ होते हैं जो बच जाते हैं, मतलब क्या होता है कि यहाँ से इनलेट से यहाँ से अंदर लिया जाता है
डाइजेस्टर में होता है किण्वन, और बाहर किया जाता है किसके माध्यम से, आउटलेट के माध्यम से, ठीक है, आउटलेट पाइप के माध्यम से किया जाता है। तो इससे स्लरी, स्लरी मतलब क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं उसको स्लरी बोलते हैं, ठीक है। इससे स्लरी अर्थात कीचड़ है को बाहर निकाला जाता है। आगे आता है वितरण पाइप, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप, वितरण पाइप। तो यहाँ पर वितरण पाइप क्या है पहले देख लीजिए। ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, गैस पाइप लिखा हुआ है ना, यही को बोलेंगे वितरण पाइप। मतलब यहाँ से जो गैस है रसोई घर में जहाँ पर चूल्हा है वहाँ ले जाया जाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो वितरण पाइप क्या है, यह 1.2 से 1.9 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंबा पाइप होता है, जो कि एक रेड्यूसर की सहायता से डोम से जुड़ा रहता है। डोम मतलब ये नीचे ऊपर में जो डाइजेस्टर के जस्ट ऊपर में ऐसा जो ढक्कन संरचना है उसको बोलते हैं डोम, और डोम से क्या होता है, ये जुड़ा हुआ रहता है ऐसे, है ना। तो यहाँ डोम से जुड़ा रहता है। इसका दूसरा सिरा, एक सिरा डोम से जुड़ा रहता है, इसका दूसरा सिरा है गैस का प्रयोग करने वाले संयंत्र जैसे कि चूल्हा, प्रकाश संयंत्र, डीजल संयंत्र के पाइप से क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है। मतलब इसे चूल्हा भी जला सकते हैं, प्रकाशी केंद्र भी जला सकते हैं, ठीक है। मतलब कहा जाए प्रकाश भी किया जाता है ना, ठीक है। अब इसका नहीं CFL लाइट में जोड़ देंगे, CFL लाइट में जोड़ना नहीं है, ठीक है। प्रकाशी के अंदर गैस सिलेंडर, गैस वाला पहले गैस आता था लाइट वाला, ठीक है। ओके, तो इस तरह से ये इसकी होगी संरचना, किसकी, बायोगैस की। अब बायोगैस की संरचना तो क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग चलते हैं बायोगैस के, यहाँ पर नाम भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, है ना। और इसके बाद हम लोग चलते हैं बायोगैस संयंत्र के कार्य प्रणाली में कि ये कैसे कार्य करता है ना। चलिए, यहाँ शुरू करेंगे। जी, तो जैविक आर्द्र प्रक्रिया है, जैविक आर्द्र प्रक्रिया, आर्द्र मतलब क्या होता है, नमी होता है ना। तो जैविक आर्द्र प्रक्रिया ही बायोगैस उत्पादन की परंपरागत प्रक्रिया है ना। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कच्चे स्रोत के जलीय विलयन का किण्वन, मतलब जलीय विलयन मतलब क्या है कि ये हो गया जहाँ पर गोबर है और अपशिष्ट पदार्थ को क्या क्या कहता है, पहले अच्छी तरह से घुलाया जाता है, उसके बाद उसको डाइजेस्टर में डाला जाता है। डाइजेस्टर मतलब ये टंकी उसमें, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कच्चे स्रोत के जलीय विलयन का किण्वन, कच्चे स्रोत बोला जा रहा है, मतलब किसको बोला जा रहा है, जो गोबर है या अपशिष्ट पदार्थ उसको बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कच्चे स्रोत के जलीय विलयन का किण्वन, यहाँ पर जब वो डाइजेस्टर में जाता है ना, ठीक है, तो इस डाइजेस्टर में क्या होता है, उसका किण्वन होता है ना, किण्वन होता है, ठीक है। तो यहाँ फिर से देख लेते हैं कि जैविक आर्द्र प्रक्रिया ही बायोगैस उत्पादन की परंपरागत प्रक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कच्चे स्रोत के जलीय विलयन का किण्वन बैसिलस सेल्यूलोमोनास, क्लास्ट्रीडियम और रोमिनोकॉकस और यूबैक्टीरियम नामक जीवाणुओं की सहायता से कराया जाता है। मतलब ये जितने भी जीवाणु हैं, ये क्या करता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को, गोबर को क्या करता है, किण्वित करता है, ठीक है। ओके, वायवीय ऑक्सीकरण के कारण, है ना, पहले होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ये बात तो अलग हो गई ना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो कच्चे स्रोत के जलीय विलयन है उसका किण्वन है, वो बैसिलस है, सेल्यूलोमोनास है, क्लास्ट्रीडियम है, रुमिनोकॉकस है, यूबैक्टीरियम है नामक जीवाणुओं की सहायता से कराया जाता है, मतलब उसका किण्वन, है ना। अब क्या आता है कि वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणु द्वारा उत्पन्न किए गए, वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणुओं के द्वारा, जो वायवीय ऑक्सीकरण हुआ है उस वायवीय ऑक्सीकरण के कारण जो उत्पन्न जो जीवाणु है, उस जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए जटिल यौगिक, इस वर्ड को समझना क्या बोला जा रहा है, ध्यान से ना, कि वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणु, ठीक है, जो वायवीय ऑक्सीकरण हुआ है उसके फल बहुत सारे जीवाणु निर्मित हुए, है ना, ठीक है। तो वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणु द्वारा उत्पन्न, जो उत्पन्न हुआ है, जीवाणु उत्पन्न हुआ है, उसी जीवाणु के द्वारा फिर उत्पन्न किया जा रहा है। जो जीवाणु उत्पन्न हुआ है, पहले नॉर्मल कुछ जीवाणु थे जो जिसमें वायवीय ऑक्सीकरण क्रिया के फलस्वरूप बहुत सारे जीवाणु बने, तो उस बने हुए जीवाणु की तरफ फिर कुछ न कुछ पदार्थ क्या किए जाते हैं, उत्पन्न किए जाते हैं, उसी को बताया जा रहा है ना। तो वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणुओं के द्वारा
वायवीय ऑक्सीकरण के द्वारा उत्पन्न जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किए गए जटिल यौगिक जैसे कि प्रोटीन, लिपिड्स, सेल्यूलोज आदि को के मोनोमर, एक होता है पॉलीमर, पॉलीमर मतलब बड़ा होता है और मोनोमर मतलब छोटा होता है, तो सेल्यूलोज आदि के मोनोमर अंततः एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। मतलब क्या होता है कि जब ये गोबर है, गोबर होता है किण्वन, क्या होता है किण्वन, तो क्या होता है कि जो वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जो जीवाणु है उस जीवाणु के द्वारा जो जटिल यौगिक बनाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज, है ना, आदि आदि के जो मोनोमर होते हैं वहाँ एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। अब क्या होता है, अब यही शुरू करना है ना, कि आपके क्वेश्चन में आया है कि मेथनोजेनाइज जीवाणु का क्या कार्य है, तो आप यहाँ शुरू करेंगे कार्य को कि वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणुओं के द्वारा, ठीक है, द्वारा की जगह डैश डाल दीजिए, हाँ डैश नहीं अल्पविराम, वायवीय ऑक्सीकरण के कारण उत्पन्न जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न किए गए जटिल यौगिक जैसे प्रोटीन, लिपिड, सेल्यूलोज आदि के मोनोमर अंततः एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, एसिटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, और अंत में जो मेथेनोजेनिक जीवाणु है वह एसिटिक अम्ल को मैथेन गैस में ऑक्सीकृत कर देता है। यही इसका मुख्य कार्य है कि मेथनोजिनास जीवाणु है वह एसिटिक अम्लों को मेथेन गैस में क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, ठीक है, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्रिया में। किस में चलते हैं, क्रिया में, कि यहाँ पर क्या होती है संपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, कि सबसे पहले क्या हुआ है, अपने पास ये कार्बन का मोनोऑक्साइड है ना, वो हाइड्रोजन से जल से क्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन गैस मिल गया। कौन सा गैस मिल गया, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वहाँ पर उपस्थित जो हाँ, वहाँ पर उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है, चलिए पहले कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बना। अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हाइड्रोजन से क्रिया करता है और बना देता है मेथेन। क्या बनाता है, मेथेन, और क्या होती है, जल विमुक्ता हो जाती है। अब कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिसके माध्यम से यहाँ पर वहाँ जो बना हुआ है बहुत सारे एल्कोहल है या एसिटिक अम्ल है, जैसे कि ये मेथिल एल्कोहल है हमारे पास, क्या है, मेथिल, और ये बदल जाता है आपका मेथेन में बदल जाता है, CO2 में बदल जाता है और H2O में बदल जाता है, ठीक है। अब अगर आ जाता है फार्मिक अम्ल आता है, तो फार्मिक अम्ल से भी मेथेन बन जाता है। मतलब ये सब क्या है, ये एक तरफ का क्या है, ये कोई अपशिष्ट पदार्थ है, वहाँ से क्या बनता है, मेथेन गैस बन रहा है, CO2 गैस बन रहा है, वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इसने सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये लिख देंगे तो चला जाएगा। एसिटिक अम्ल है वो किस में बदल जाता है, मीथेन में बदल जाता है, क्योंकि इसी वाले को हम लोग क्या किए हैं, अभी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए आगे आता है बायोगैस का महत्व। तो बायोगैस का महत्व को मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि महत्व को तो महत्व ही महत्व है ना। तो इसके आधार पर आप ये इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए और इसको देख कर लिखिए, है ना, कि इसकी स्थापना से वन या वृक्षों का जलावन के लिए पड़ने वाला दबाव कम हो जाता है। एक अनुमान के अनुसार इसकी सहायता से प्रतिवर्ष 6 लाख टन लकड़ी की बचत होती है। अब बायोगैस का यूज़ करेंगे तो बचत होगा ही होगा भैया, हमको क्या है ना। बायोगैस संयंत्र से निकलने वाली कीचड़ को सुखाकर खाद के रूप में खेती में प्रयोग किया जाता है। ये समझाने लायक कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इस स्लरी का उपयोग मत्स्य पालन में मछलियों के भोजन के रूप में भी किया जाता है। जो बचा हुआ जो स्लरी उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बाकी सबको आप लिख लीजिएगा, है ना। तो इस तरह से ये हो गया आपका बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र क्लियर हो गई आपको, है ना। चलिए, तो वो पूरा पूरा टॉपिक था क्या, कि ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव का महत्व, ठीक है। ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीव का क्या था, महत्व, है ना। अब ऊर्जा उत्पादन के जस्ट पहले क्या था, वाहिद मल उपचार में सूक्ष्मजीवों का भूमिका, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्मजीवों की भूमिका, 2 पॉइंट हो गया, मतलब 2 टॉपिक हो गया। और अब तक तीसरा जो टॉपिक है वो बनता है आपका कि सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्मजीव का उपयोग, जैव उर्वरक के रूप में किसका, सूक्ष्मजीव का उपयोग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको खाद का परिभाषा देना पड़ेगा, है ना। तो पहले मैं खाद या उर्वरक का परिभाषा देता हूँ, है ना। यहाँ शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ शुरू करेंगे हम। ये हाँ,
कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए, अच्छा आपका पॉइंट का मेन नाम क्या नाम है, सूक्ष्म जीव या जैव उर्वरक के रूप में, तो क्या लिखेंगे, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव को पीछे लिख देना, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। ओके, तो आगे पॉइंट आपका चलेगा क्या कि जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। जैव उर्वरक एक प्रकार के, अच्छा सॉरी, पहले तो आपको इसका परिभाषा देना पड़ेगा ना, उर्वरक क्या है करके, है ना। जैव उर्वरक अलग है ना, भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाए रखने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस भूमि में कुछ बाहरी पदार्थों को मिलाना आवश्यक होता है। मतलब जो भूमि की किसको बढ़ाना है, अपने को उर्वरा शक्ति को बढ़ाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ बाहरी पदार्थों को क्या करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं उर्वरक या खाद कहते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिसमें पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्लियर हो गया उर्वरक के बारे में, उर्वरक या खाद के बारे में, ठीक है, कि भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस भूमि में कुछ बाहरी पदार्थों को मिलाना आवश्यक होता है, और ये तत्व क्या कहलाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। अर्थात उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिसमें पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब ये हो गया उर्वरक, ओके, लेकिन उर्वरक हो गया ना, लेकिन हमको पढ़ना क्या है, जैव उर्वरक। क्या पढ़ना है अपने को, जैव उर्वरक पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट का क्या नाम है, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। जैव उर्वरक एक प्रकार से क्या है बोल सकते हैं हम लोग, सूक्ष्म जीव है बोलेंगे, ठीक है, जीवों द्वारा बनाया उर्वरक, है ना। चलिए, तो जैव उर्वरक के पढ़ने हैं तो थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पर, है ना, कि जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है। मैंने शुरू से बताया कि जैव उर्वरक, देखिए इसीलिए मैंने उर्वरक को बताया, क्योंकि आप समझते कि उर्वरक क्या है, नॉर्मल क्या बोलते हैं, निर्जीव पदार्थ है उर्वरक, लेकिन जो जैव उर्वरक बोल रहा हूँ वो कोई ऐसा है सूक्ष्म जीव है, ठीक है। मतलब जो सूक्ष्म जीव वो जैव उर्वरक के रूप में ही कार्य करते हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, उर्वरक का कार्य क्या है, वो क्या करता है, पौधे को क्या करता है, वृद्धि करता है, पौधे में क्या करता है, वृद्धि करता है उर्वरक जी, ठीक है। और यदि कोई सूक्ष्म जीव है वो पौधे की वृद्धि में सहायक है तो उसको क्या बोलेंगे, जैव उर्वरक बोलेंगे। बात समझ रही है, उर्वरक उसको बोलते हैं जो कि पौधे के क्या करता है, वृद्धि करता है, उर्वरक, ठीक है। और यदि कोई सूक्ष्म जीव ही इस पौधे की वृद्धि में सहायक है या उसके पोषण में सहायक है तो उसका नाम हो जाएगा जैव उर्वरक। क्या हो जाएगा, जैव, मतलब इससे सिद्ध होता है कि जो सूक्ष्म जीव है वही क्या है, जैव उर्वरक है। तो जैव उर्वरक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है जो कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। पौधे नाइट्रोजन को भूमि से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं और प्रकृति एंड वायुमंडल से स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, है ना। जब यह नाइट्रोजन जल के साथ ऑक्साइडों के रूप में भूमि में पहुंचती है, ठीक है, वायुमंडल में पाए जाने जो नाइट्रोजन है वो जल के साथ ऑक्साइड के रूप में भूमि में पहुंचती है तो सूक्ष्म जीव इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल जाते हैं, ठीक है, जिसे हरे पौधे मिट्टी से क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर कर रहे हैं आप लोग, जैव उर्वरक क्या है। जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव, फिर से देख लेते हैं एक बार, है ना, कि जैव उर्वरक एक प्रकार के सूक्ष्म जीव है जो कि भूमि की उपजाऊ शक्ति को क्या कर देता है, बढ़ाता है, ये हम लोग जानते हैं ना। पौधे नाइट्रोजन को भूमि से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं तो ये नाइट्रेट और नाइट्रेट में कौन बदलता होगा भाई, ठीक है, उसको बदलता होगा सूक्ष्म जीव, ठीक है। तो ये पौधे नाइट्रोजन को भूमि भूमि से नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं और प्रकृति एंड वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। जब यह नाइट्रोजन जल के साथ, और को लिखने की जरूरत नहीं है, और को काट देना, ठीक है, प्राकृतिक शुरू करना, प्राकृतिक एंड वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। जब यह नाइट्रोजन जल के साथ ऑक्साइडों के रूप में भूमि में पहुंचती है तो सूक्ष्म जीव इसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन है वो जब धरती में पहुंचती है तो उसको नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, सूक्ष्म जीव का यूज़ किया जाता है, ठीक है, जिसे हरे पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। नाइट्रोजन को यौगिक रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है, तो क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका जैव उर्वरक, है ना। अब आगे पॉइंट आता है कि जैव उर्वरक के अंतर्गत, है ना, सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, या बोल सकते हैं उसको सहजीवी जैव उर्वरक, है ना। तो नाइट्रोजन स्थिरीकारक अधिकांश सूक्ष्म जीव सहजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। सहजीवी मतलब जैसे कि ये दो जने हैं तो ये अगर इसको पोषण देता है, ठीक है, तो ये अगर इसको पोषण देता है तो क्या करता है, ये भी इसको पोषण देता है, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, निर्भर होता है, सहजीवी उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन नाइट्रोजन स्थिरीकारक
यहाँ पर कारक है ना, वो दिख नहीं रहा है आपको। नाइट्रोजन स्तरीय कारक अधिकांश सूक्ष्म जीव, है ना, सहजीवी के रूप में ही पाए जाते हैं। कुछ सहजीवी नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए उदाहरण निम्नलिखित है ना। तो सहजीवी नाइट्रोजन स्तरीकरण के जीवाणु में देख लेते हैं। एक हम लोग लेते हैं दलहन में। दलहन मतलब चना वगैरह में देख सकते हैं, तिलहन, ठीक है। तो राइजोबियम सहजीविता, ठीक है। राइजोबियम एक ऐसा जो जीवाणु है जो कि क्या होता है, सहजीविता का मुख्य उदाहरण है ना, है ना। अब इसका ड्रिल देखिए कि दाल वाली फसलों की मूल ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु, ठीक है, जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है। चलिए अब मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये राइजोबियम, इसको मैं आर से प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है, राइजोबियम। और यहाँ पर बना दिया हूँ मैं पौधा। क्या बना दिया हूँ मैंने, पौधा। तो क्या करता है ये जो राइजोबियम है, वो पौधे को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कहा जाए कि जितने भी खनिज वगैरह जो भी चाहिए इस पौधे को, वो कौन देता है, राइजोबियम देता है, ठीक है। अब उसके बदले ना पौधे पौधे से राइजोबियम क्या लेता है, पोषण लेता है, ठीक है। क्या लेता है, पोषण लेता है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। तो ये जो राइजोबियम है इस पौधे के लिए किसकी तरह कार्य कर रहा है, जैव उर्वरक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। मतलब खनिज नहीं देता है, ये जो राइजोबियम है इस पौधे को क्या देता है, नाइट्रोजन देता है, ठीक है। इसके फलस्वरूप पौधा है उसको क्या देता है, अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करता है, ठीक है। तो देखिए दाल वाली फसलों की मूल ग्रंथिकाओं में राइजोबियम जीवाणु जैव उर्वरक के रूप में पाया जाता है, ठीक है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है ना। आजकल वैज्ञानिकों ने राइजोबियम संवर्धन का आविष्कार किया है, जिसे जैव उर्वरक के रूप में, ठीक है, फसलों में उपयोग किया जाता है। किस में उपयोग किया जाता है, फसलों में उपयोग किया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है, पहला तो पॉइंट आपका दलहनी में क्या आया, राइजोबियम आया, सहजीविता, है ना। दूसरा पॉइंट आता है आपका एजोला एना बिना सहजीविता। पहले सहजीविता का क्या नाम था, रुको पीछे चल जाते हैं थोड़ा से। पहले सहजीविता का नाम था, क्या था, पहला दलहन डालेंगे ना, उसके बाद उसका पहला डालेंगे क्या, कि राइजोबियम सहजीविता, ठीक है। अब पहला राइजोबियम सहजीविता के बाद दूसरा क्या आएगा, एजोला एना बिना सहजीविता, है ना। तो एजोला तीव्रता से बढ़ने वाला एक प्लावी फर्न है, ठीक है। एना बिना एजोली नामक साइनोबैक्टीरिया एजोला की पत्तियों की गुहाओं में पाई जाती हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके नाइट्रोजनी यौगिक को पत्ती की गुहा में ही स्त्रावित कर देती है। मतलब सीधी बात यह है कि नाइट्रोजनी यौगिक को उसके पत्ते में ही क्या कर देती है, स्त्रावित कर देती है वो, ठीक है। एने बिना पिन्निटा, है ना। तो ये आपको बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा, इसलिए इसको पॉइंट को काट दीजिएगा। सीधा हम लोग चलते हैं माइकोराइजा में, है ना। जब किसी उच्च पौधे की जड़ तथा किसी कवक, ठीक है, या कवक जाल साथ साथ वृद्धि करते हैं। उच्च पौधे का जड़, ये उच्च पौधे का जड़ हो गया, एक क्या हो गया, कवक, ठीक है। अब कवक जाल साथ साथ वृद्धि करते हैं, तब इस सहजीविता को कवक मूल कहते हैं, या क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। आपको क्वेश्चन बनता है कि माइकोराइजा क्या है। जब उच्च वर्गीय पौधे के जड़ तथा किसी कवक या कवक जाल साथ साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो उसको माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है। यह सहजीवी सहवास में अच्छे उदाहरण है। कवक मूल दो प्रकार के होते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सूक्ष्म जीव है जैव उर्वरक के रूप में भी प्राप्त होता है, ठीक है। अब आता है जैव नियंत्रक कारक के रूप में सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है उसको हम जैव नियंत्रक के रूप में भी कार्य में ला सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैव नियंत्रक मतलब, इसको समझाता हूँ। ये सूक्ष्म जीव है और ये कोई अन्य जैव सूक्ष्म जीव है जो कि क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है। तो इस सूक्ष्म जीव, ये भी सूक्ष्म जीव है, एस से प्रदर्शित कर देता हूँ मैं इसको, है ना। ये सूक्ष्मता का नाम याद आ जाता है, एस, है ना। तो ये सूक्ष्म जीव है, ये सूक्ष्म जीव को मैं एस से प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो सूक्ष्म जीव उसको एस से प्रदर्शित कर देता हूँ, और यहाँ पर एक ऐसा और जीव है जिसको मैं बी से प्रदर्शित कर देता हूँ। बी से नहीं करूँगा जी, बी से मेरा नाम आ जाएगा, तो मैं इसको पी से प्रदर्शित कर देता हूँ, ठीक है। ये एक ऐसा जीव है जो कि क्या उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करता है, और ये एक क्या है, सूक्ष्म जीव है। कौन है, सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव है, इस जीव को क्या करता है, मार देता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव क्या कहलाएगा, जैव नियंत्रक कारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जैव नियंत्रक कारक। ये जो सूक्ष्म जीव है वह,
क्योंकि इस जीव को क्या कर देता है, मार देता है। ठीक है, चलिए तो इसकी प्रक्रिया को हम लोग समझते हैं। लिए तो जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, इस पॉइंट में हम लोग जैव नियंत्रण के रूप में देखते हैं किसी सूक्ष्म जीव को। मतलब जैव नियंत्रण का मतलब क्या समझ रहे हो कि जो अन्य हानिकारक जो जीव है ना, उसको नष्ट करता है कौन, सूक्ष्म जीव। अर्थात वो जो सूक्ष्म जीव है जैव नियंत्रण का कार्य कर रहा है, जीवों का नियंत्रण करता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव है ना। चलिए चलते हैं हम लोग, है ना। तो पहला पॉइंट आता है कि लाल तथा काली धारी वाला भृंग, भृंग मतलब एक प्रकार से भौरा कह सकते हैं, है ना। तो लाल तथा एक सूक्ष्म जीव है ना, भृंग सूक्ष्म जीव है ना। तो लाल तथा काली धारी वाला भृंग तथा ड्रैगन फ्लाई, ये ड्रैगन फ्लाई क्या है आप जानते हो, और उसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बताइए, मत बताइए तो भी चलेगा, है ना। तो लाल तथा काली धारी वाले भृंग तथा ड्रैगन फ्लाई एफिड्स एवं मच्छरों का भक्षण करता है। एफिड्स मतलब ये जो रोग कारक होते हैं, ठीक है, मतलब सॉरी ये छोटा सूक्ष्म जीव होता है ना। तो लाल तथा काली धारी वाला भृंग है तथा ड्रैगन फ्लाई है, वह एफिड्स एवं मच्छरों को क्या करता है, भक्षण करता है। मतलब ये जीवों का मारता है, मतलब जैव नियंत्रण का कार्य करता है। और आगे आता है आपका पॉइंट, ये आपका असाइनमेंट से संबंधित पॉइंट है ना, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि बैसिलस यूरिनजिएंसिस का यूज़ कैसे करते हैं। मतलब कहा जाए बैसिलस यूरिनजिएंसिस का जो जैव नियंत्रण में यूज़ कैसे होता है। देखिए ध्यान से ना, कि जैव नियंत्रण में बैसिलस यूरिनजिएंसिस, जिसे हम लोग प्रायः क्या कहते हैं, बीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बीटी, बैसिलस थुरिनजिएंसिस, है ना, इसको थुरिनजिएंसिस कहते हैं ना। तो जैव नियंत्रण में बैसिलस थुरिनजिएंसिस, जिसे प्रायः बीटी कहा जाता है, का प्रयोग तितली तथा माथ आदि की इल्लियों के नियंत्रण में किया जाता है। मतलब ये जो बैसिलस यूरिनजिएंसिस है, इसका यूज़ ना जो जो तितली है ना, और मांथ है ना, इन सब के जो इल्लियाँ होती है, इल्लियाँ मतलब ये जैसे कि ये पूरा शुद्ध कीड़ा रूप नहीं धारण किया रहता है, उस रूप को हम लोग बोलते हैं इल्ली रूप। कौन सा रूप बोलते हैं, इल्ली रूप। जैसे कोई भी कीड़ा बनता है तो सबसे पहले इल्ली बनता है ना, इल्ली से बनता है कीड़ा, है ना। तो जैव नियंत्रण में बैसिलस यूरिनजिएंसिस, जिसे प्रायः बीटी कहा जाता है, का उपयोग मतलब का उपयोग मतलब किसका उपयोग, बैसिलस यूरिनजिएंसिस का। ठीक है, तो जैव नियंत्रण में बैसिलस यूरिनजिएंसिस, जिसे प्रायः बीटी कहा जाता है, का उपयोग तितली तथा मांस आदि की माथ आदि की इल्लियों के नियंत्रण में किया जाता है। ओके, अब कैसे नियंत्रण करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, इसी को समझाना है अपने को, है ना। कि ये सूक्ष्म जीव अर्थात बैसिलस यूरिनजिएंसिस, ठीक है, ये सूक्ष्म जीव को बैसिलस यूरिनजिएंसिस को पानी में मिलाकर दोषपूर्ण पादप, जैसे कि सरसों कुल का पादप हो, तथा अनेक फलों के वृक्ष जिनकी पत्तियां इल्लियों द्वारा खा लिया गया है, अनेक फलों के वृक्ष जिनकी पत्तियां इल्लियों द्वारा खा लिया गया है, उन पर छिड़काव किया जाता है। मतलब ये जो सूक्ष्म जीव है उसको पानी के साथ मिलाकर दोषपूर्ण पादप, जैसे कि सरसों कुल का पादप या अनेक फलों के वृक्ष जिनकी पत्तियां इल्लियों द्वारा खा लिया गया है, उन पर छिड़काव किया जाता है। मतलब सीधी बात है कि ये सूक्ष्म जीव बैसिलस यूरिनजिएनियो को पानी में मिलाकर उन पर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। मतलब वह ऐसे पौधे पर छिड़काव किया जाता है जो जिनकी जो पत्तियां हैं वो इल्लियों द्वारा खा ली गई हो, है ना। जो पत्तियां हैं उसको इल्लियों ने पूरी तरह से खा लिया हो, मतलब इल्लियों का उसका आक्रमण हो रहा है, तो उस इल्लियों को मारना है ना। तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो सूक्ष्म जीव है बैसिलस यूरिनजिएंसिस, उसको पानी में मिलाकर दोषपूर्ण पादप, जैसे सरसों कुल का पादप है और अनेक फल के वृक्ष है जिनकी पत्तियां इल्लियों द्वारा खा ली गई है, उन पर क्या कर दिया जाता है, छिड़काव कर दिया जाता है। जब ये सूक्ष्म जीव इल्ली या लार्वा के संपर्क में आता है ना, जब ये जो सूक्ष्म जीव है ना, जब ये सूक्ष्म जीव मतलब कौन, बैसिलस यूरिनजिएंसिस, इससे कुछ पदार्थ निकलता है। जब ये सूक्ष्म जीव इल्ली या लार्वा के संपर्क में आता है ना, तो क्या होता है कि इल्ली के जो पाचन तंत्र है उसमें कुछ क्रिया होती है। कैसे क्रिया होती है, देखिए, जब ये सूक्ष्म जीव इल्ली या लार्वा के संपर्क में आता है तो इल्ली या लार्वा की नली में, जो इल्ली है या लार्वा है कि उसकी नली में टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन निकलता है। ठीक है, क्यों, इसके संपर्क में आ गई तो एक प्रकार से कहा जाए, यदि कोई व्यक्ति जहर ले लेता है ना, तो उसके जहर लेने के बाद उसके मुंह से उल्टी होने लग जाती है ना। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है कि जब यहाँ जो सूक्ष्म जीव है वो इल्ली के संपर्क में आता है, इल्ली लार्वा के संपर्क में आता है, तो इल्ली लार्वा की नली में टॉक्सिन निकलता है, जिससे लार्वा एवं इल्ली की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये सूक्ष्म जीव बीटी रोग कारक है ना, ये जो सूक्ष्म जीव है अर्थात कौन है, बैसिलस यूरिनजिएंसिस बीटी रोग कारक। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव अर्थात कौन, बीटी
ये क्या करता है, रोग कारक इल्ली को मार देता है, परंतु अन्य कीटों को क्या करता है, हानि नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। और मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के संबंधित महत्वपूर्ण रोचक तथ्य और दिया गया, उसको आप लोग देख लीजिए पुस्तक के हिसाब से। ठीक है।